तो इस पर चर्चा करने के लिए, क्योंकि ये जो चिंगारी शुरू हुई है, क्या अब लेबनान से वहाँ पर हिजबुल्ला जो संगठन है उससे भी आज छुटपुट गोलाबारी इजराइल के साथ हुई, वहाँ पर भी एक बड़ा बंदोबस्त इजरायली फौज के द्वारा किया जा रहा है। क्या ये इसका आगे का किस तरीके के दिन रहेंगे? क्या ये एक बड़ी व्यापक युद्ध में बदल सकती है? इस पर बात करने के लिए प्रभु दयाल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व राजदूत हैं। हमारे साथ खिवराज जहांगीर साहब भी जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर हैं बेन गुरियन यूनिवर्सिटी में। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले प्रभुदयाल साहब, मैं आपसे ये बात समझना चाहता हूं कि अब चाहे जिस तरीके का इजराइल का रिस्पॉन्स है, और वो हमेशा ही से ये कहीं ना कहीं सोच समझ के किया गया होगा, क्योंकि इजराइल का रिस्पॉन्स सबको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स रहने वाला है। उसके बाद क्या ये कॉन्फ्लिक्ट आपको बड़े व्यापक तौर पे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है? लेबनान इसमें आता दिखाई पड़ रहा है, ईरान ने अपना खुल के सपोर्ट किया है, क्या ये एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? अंकित जी, पहले तो मैं आपका ध्यान इस बात पे आकर्षित करना चाहूंगा कि हमास ने ये हमला क्यों किया। जैसा आपने कहा कि अब ये युद्ध आगे बढ़ सकता है और इजराइल की ताकत हमास से कहीं ज्यादा है। फिर हमास ने ऐसा खतरा क्यों मोल लिया? देखिए, जिस तरह से अरब देश एक के बाद एक इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात नॉर्मल कर रहे हैं, ये हमास के लिए एक चिंता का विषय है। मैं 1978 में अपनी पहली फॉरेन पोस्टिंग पे गया था इजिप्ट। 1978 में ही इजिप्ट और इजराइल ने कैंप डेविड अकॉर्ड साइन किया था। इजिप्ट पहला अरब देश था, पहला मुस्लिम देश था जिसने इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज किए। उस वक्त सब अरब देशों ने इजिप्ट के साथ ताल्लुकात छोड़ दिए, जी काट दिए। लेकिन एक के बाद एक आप देखिए कि अरब देश इजराइल के साथ अपने नॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं। इजिप्ट जी के बाद जॉर्डन ने किया, फिर अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत यूएई एंड बहरीन ने किया, उसके बाद मोरक्को और सूडान ने किया। अब बात चल रही है कि सऊदी अरेबिया भी शायद इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज करेगा। तो बिल्कुल। क्या ये बात हमास को हजम हो रही है? हमास इस बात से चिंतित है। देखिए, एक समय था जब ये अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता था पैलेस्टाइन इशू को। ये सिर्फ पैलेस्टीनियंस के लिए नहीं थी एक चिंता की बात, ये पूरे अरब देश कहते थे कि हमारा प्रॉब्लम है अरब इजरायली डिस्प्यूट। जी वही नहीं, मुस्लिम देश कहते थे ये इट्स एन इस्लामिक इशू, क्योंकि यस। वहां पर अल अक्सा मॉस्क है जो कि इस्लामिक जो नेशंस हैं उनके लिए थर्ड होलीस्ट श्राइन है। मक्का मदीना के बाद अल अक्सा की बात होती है। जी जी अब उस जी जी मैं अंकित जी आपको ये बताना चाहूंगा कि जो इस ऑपरेशन का नाम हमास ने दिया है वो अल अक्सा फ्लड है, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्रीज का सपोर्ट चाहता है और वो चाहता है कि जो ये एक प्रथा चल रही है अरब देशों की नॉर्मलाइज करने के रिलेशंस के इजराइल के साथ, इस पे हाँ रोक लगाई जाए। तो ये बिल्कुल बड़ा जियोपॉलिटिकल मैटर है। बिल्कुल। प्रोफेसर जहांगीर, मैं आपसे ये बात समझना चाहता हूं, इजराइल में किस तरीके से ये जो घटना हुई है, क्योंकि इसको किसी तरीके से भी अब क्योंकि इसमें एक वापस रिस्पांस का समय है, तो सारा देश नेतन्याहू के पीछे जरूर खड़ा होगा, लेकिन क्या नेतन्याहू के लिए पॉलिटिकली, एक ऐसे देश के लिए, उस देश में क्या इस बात की उनको माफी मिलेगी कि जब वो प्रधानमंत्री थे तो इतना बड़ा उनके ऊपर हमला हुआ, उनकी इंटेलिजेंस का इतना बड़ा फेलियर हुआ? इसको आप किस तरीके से वहां पर देखते हैं इजराइल के अंदर चलता हुआ? अंकित साहब, नेतन्याहू के लिए इससे बड़ा राजनीतिक मतलब अंत नहीं हो सकता था। पिछले 4 महीने से उनके खुद के डिफेंस मिनिस्टर योआव गलांत ये बार बार कह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर को कह रहे थे, अपनी पूरी सरकार को कह रहे थे
कि आपके जुडिशल रिफॉर्म के चलते जो एक राजनीतिक बंटवारा देश का हुआ है, उसमें अब आर्मी के भी लोग बट गए हैं। तो आप अगर समझौता नहीं करेंगे सामाजिक और राजनीतिक तौर पे आपस में, तो आर्मी की जो ऑपरेशनल एबिलिटीज हैं वो इम्पैक्ट होंगी। क्योंकि बहुत सारे, सैकड़ों नहीं हजारों रिजर्व्ड ऑफिसर्स ने, जिसमें इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स थे, पायलट्स थे, अपनी वॉलंटरी ड्यूटी से विड्रॉ करना शुरू कर दिया था। तो ये बातें ऑन रिकॉर्ड इसराइल के पार्लियामेंट में कही गई थी। सिक्योरिटी ब्रीफ जो होते हैं रेगुलर कैबिनेट के साथ और प्राइम मिनिस्टर के साथ, वो नियमित तौर पे नहीं हुए। तो मेरे ख्याल से नेतन्याहू के लिए चेहरा बचाने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। कल से इस देश में ये बिल्कुल बात तय हो चुकी है कि ये युद्ध इसराइल हार चुका है। देखिए, युद्ध का जो पहला दिन था वो जी। सबसे भयानक दिन था इसराइल के पिछले 50 से 75 साल की मतलब याद, अगर आप उसको देखें कि सवेरे 6 बजे इतिहास को बिल्कुल। से लेकर 10 बजे तक 5,000 रॉकेट सारे इसराइल पे छोड़े जाते हैं। और जब इसराइलीज अपने फोन पे देखते हैं कि ये रॉकेट छोड़ने की वजह क्या है, ऐसा कुछ हुआ नहीं पिछले 7-8 दिन में या एक महीने से, तो उनको जो सबसे पहली न्यूज अपडेट्स मिलती है वो वीडियोस मिलते हैं जब हमास के आतंकवादी अलग अलग रिहायशी और बस्तियों में आम जी। इजरायलीज को पकड़ पकड़ के या तो उनको बंदी बना रहे थे उन्हीं के घरों में, या फिर उनके हाथ बांध के उनको घसीट के गाजा की तरफ ले जा रहे थे। एक बहुत बड़ा भयावह दृश्य था कि 75 साल की महिला और 90 साल के आदमी को, जो कि बनियान और पजामे में थे, उनको उठा के वो ले गए गाजा। तो इसराइल में दरअसल इस इस लड़ाई की हार तो मतलब बिल्कुल डर बैठ चुका है। और मतलब अब जो मॉरली होगा ये वो सिर्फ बहुत, एक मेरे ख्याल से जहांगीर साहब, मतलब मॉरली अगर मैं समझें तो ये एक बड़ा सेटबैक है इजराइल के लिए। उसका रिस्पांस एक्सपेक्टेड लाइंस पर है, बहुत हार्श रिस्पांस होगा। मैं एक सवाल जिसका थोड़ा संक्षेप में जवाब सर मुझे दीजिएगा, मैं आपसे और समझना चाहता हूं। ये जो बात हो रही है एक एक्सिस बनाने की, जिसमें हम हिजबुल्ला उनके साथ अगर आ जाए और साथ ही साथ सीरिया के अंदर भी जो कुछ ग्रुप्स हैं वो इनकी मदद करने के लिए आ जाएं, ईरान बैक ग्रुप्स और मदद करने के लिए आ जाएं, इराक के अंदर जो मिलिशिया है वो मदद करने के लिए आ जाए, क्या आप ऐसी सिचुएशन बनती देख रहे हैं कि ये एक मल्टी फ्रंट वॉर बन सकती है? हाँ, इसमें दुस्साहस तो है। प्रभु साहब ने बहुत अच्छी बात की कि हमास ऐसी बात करने के लिए कैसे तैयार हुआ। उन्होंने कहा कि हमास का रेलेवेंस खत्म हो रहा है जब दूसरे अरब देश और खासकर सऊदी अरेबिया का मतलब इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन होगा। पर सबसे बड़ी जो वजह इसमें थी वो ईरान का पीछे से सपोर्ट था। ईरान नहीं चाहता कि सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में सामान्यकरण हो। इसराइल ये भी नहीं चाहता कि फतेह और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जो महमूद अब्बास जिसके नेता हैं, वो सऊदी और इजरायली नॉर्मलाइजेशन को पब्लिकली एक्सेप्ट करें। और उन्होंने कर लिया था। अगर जी। आप पिछले 2 महीने की राजनीति देखें तो सऊदी अरेबिया ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को रमल्ला भेजा, रमल्ला से महमूद अब्बास रियाद तक जा आए, और उन्होंने पब्लिकली ये कहा कि हम पैलेस्तीन के नेता के तौर पे ये बात मानते हैं कि ये सामान्यकरण होना चाहिए। जी। तो हमास के लिए एक तरह से ये एग्जिस्टेंशियल रेलेवेंस के खत्म होने की बात थी। पर जो दुस्साहस हुआ है इस्लामिक जिहाद और हमास का, वो ईरान के और हिजबुल्लाह के चलते हुआ है। वरना हमास अपने बूते पे इतनी बड़ी दुस्साहस की बात शायद नहीं करता। जी। ये बिल्कुल मतलब जियोपॉलिटिकल वजह रही है इसके पीछे। बहुत बड़ी बात है, और इसी वजह से अब डर ये है कि क्या एक व्यापक बड़ी लड़ाई इस पूरे इलाके में अब देखने को मिलेगी, मल्टी फ्रंट वॉर, जिसकी अब कहा जा रहा है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस तैयारी कर रहे हैं। लेबनान के बॉर्डर पर काफी भारी मात्रा में लोगों को भेजा जा रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये समझाने के लिए।